हाय एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वर्ष का आखिरी माह है जिसकी शुरुआत हो रही है, मतलब दिसंबर का माह। और आज के वीडियो में 1 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बस एक माह और बचा हुआ है और उसके बाद यह वर्ष भी खत्म हो जाएगा। हमें इस बात को मजबूती के साथ सोचने की ज़रूरत है कि इस एक वर्ष में हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। क्या हम हमारी तैयारी में पहले से बेहतर हुए हैं? क्या हम 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए तैयार हैं? क्या हमने 2024 की तैयारियां कर रखी हैं, फॉर्म्स भर रखे हैं, या फिर 2024 भी 2023 की ही तरह चला जाएगा? तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। आत्ममंथन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हर 10 कदम चलने के बाद शेर भी पीछे पलट के देखता है कि क्या सब कुछ सही है, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। वैसे ही आत्मलोकन भी जरूरी है। तो आत्मलोकन करिए और देखिए कि पिछला एक वर्ष आपके लिए कैसा रहा और अगला एक वर्ष आपके लिए बेहतर हो। इस बात को मजबूती से सोचिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन ये पूछा था कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। ठीक है। और एक बाइट को अगर आधा कर दो, बटे दो इसका कर दो, तो वही कितना हो गया? 8/2 आपने कर दिया तो आ गया 4। 4 बिट किसको बोलते हैं? एक निबल को बोलते हैं। तो एक निबल आप बोल सकते हो 4 बिट से मिलकर बनता है और एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। और बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं करंट अफेयर। भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा करी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले कितने वर्षों तक और चलाई जाएगी। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना को अगले 5 वर्षों तक कम से कम और कंटिन्यू किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तब भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर वो फैमिली जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उसको हर महीने 5 किलो अनाज दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अंत्योदय योजना से जुड़े थे, उनके घर को 35 किलो राशन दिया जाता है। ठीक है। तो पूरा ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर वो व्यक्ति, हर वो घर जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उसके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। इस टाइम पर पूरे देश भर में 81 करोड़ लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में इस तरीके की सबसे बड़ी योजना है जहां पर एक ही योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं। एएमडी एक कंपनी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। तो एएमडी कंपनी ने अभी तक का सबसे बड़ा ग्लोबल डिजाइन सेंटर भारत के कौन से शहर में खोला है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। और आपको पता होना चाहिए पूरे दुनिया में दो ही ऐसी कंपनी हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाती हैं। जी हाँ। और दूसरी ऐसी कंपनीज हैं जो कि उसको असेंबल जरूर करती हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ दो ही कंपनी के पास है, एक एएमडी और दूसरा इंटेल। आप दुनिया का कोई भी कंप्यूटर खोल के देखिए, उसके अंदर प्रोसेसर या तो आपको एएमडी का मिलेगा या तो इंटेल का मिलेगा। तीसरी कोई कंपनी है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि एएमडी ने बेंगलुरु में ग्लोबल डिजाइन सेंटर की स्थापना क्यों करी है। मैं आपको पहले से भी बताता आ रहा हूं कि सेमीकंडक्टर आज की डेट में एक बहुत बड़ी डिमांडिंग चीज है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करो, हर एक में सेमीकंडक्टर जरूर यूज किए जाते हैं। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ये चाहती है कि भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाए। तो एएमडी एक तरीके से इस ग्लोबल डिजाइन सेंटर में भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का काम करेगी, जो कि आने वाले समय में टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर भी बूम का काम करेगा। एमडी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि ये भारत में $400 मिलियन का निवेश करेंगे। ये उसी का हिस्सा है जिसकी शुरुआत एमडी ने करी है। एमडी कंपनी की स्थापना अमेरिका में 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं लीसा सू। क्या नाम है इनका? लीसा सू। ये कौन सी दो कंपनी है जिन्होंने अभी हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को बनाने के लिए एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दो कंपनी है, एक तो टाटा एडवांस सिस्टम और दूसरी है सैटेलॉजिक। ये दोनों कंपनी साथ मिलकर ऐसी सैटेलाइट बनाने का काम करेंगे जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर होंगी और अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेंगी।
और टाटा एडवांस सिस्टम की अगर बात करें तो इस कंपनी की स्थापना टाटा बैनर के अंतर्गत साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। और सेटेलॉजिक जो कंपनी है, ये 2010 में स्थापित करी गई थी। और ये उरुग्वे की कंपनी है, ये भारत की कंपनी नहीं है। भारत में कितने महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू कर दी गई है? तो भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी खनिज ब्लॉक हैं, ठीक है, जिनमें उत्पादन किया जाता है ग्रेफाइट का, और दूसरी चीज इनमें लिथियम का भी उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे कितने मिनरल ब्लॉक्स हैं जिनकी बिडिंग शुरू कर दी गई है? तो भारत सरकार ऐसे 20 मिनरल ब्लॉक्स जो हैं उनको नीलाम कर रही है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास ये नीलामी वाले ब्लॉक्स चले जाएं और प्राइवेट सेक्टर ही भारत सरकार के द्वारा दिए गए टारगेट्स को अचीव करने का काम करे। तो पहले से ज्यादा मिनरल्स का उत्पादन करना इसका मेन उद्देश्य है, सरकार बता रही है। इंडिया विल होस्ट द 81st प्लेनरी सेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी इन विच सिटी? अगर अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के बारे में बात करें तो इस बार इसका 81वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह भारत के कौन से शहर में हो रहा है? तो इसको मुंबई में अभी हाल ही में शुरू किया गया। और इसकी जो मेन शुरुआत है, ये कल से हो रही है 2 दिसंबर से, और ये 5 दिसंबर तक ये मीटिंग चलेगी। इसमें पूरे दुनिया भर के 35 देश से करीब 400 लोग आकर हिस्सा ले रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि कॉटन इंडस्ट्री को और बढ़ाना और भारत में कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, ताकि इसका एक्सपोर्ट्स हम लोग प्रीमियम क्वालिटी लेवल पर भी कर सकें। एक अपने आप में बेंचमार्क हमें स्थापित करना है इसके अंतर्गत कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके का कॉटन होना चाहिए, और वो अच्छी किस्म का कॉटन हम भारत में ही पैदा कर पाएं, ताकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट करने का काम करेगा। ये कौन है जिनके द्वारा इंटीग्रेशन ऑफ योगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया गया है? तो इस बार इंटीग्रेशन ऑफ योगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, और महाराष्ट्र के लोनावाला में इसको आयोजित किया गया। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में अब से योगा जरूर सिखाया जाएगा, मतलब योगा की एक अलग से क्लास लगा करेगी। और इसके अलावा ये जो पूरा इवेंट है इसको आयोजित किया जा रहा है कैवल्य धाम के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैवल्य धाम। अब ये कैवल्य धाम है क्या? इसकी शुरुआत स्वामी कैवल्यानंद के द्वारा 1924 में करी गई थी। ये 1924 से पहला ऐसा, या अभी तक आप बोल सकते हो सबसे लंबे दौर से गुजरने वाला ऐसा संस्थान है जो कि योगा को प्रमोट कर रहा है। इससे पुराना कोई भी संस्थान अभी तक नोन नहीं है जो कि योगा को लगातार और एग्रेसिवली प्रमोट करते आ रहे हैं। तो कैवल्य धाम का इसका मेन उद्देश्य यह था इस कॉन्फ्रेंस का कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब हर एक स्कूल सर्कुलर में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी योगा को डाला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत सरकार चाहती है एक नया सर्कुलर रेलवे जो कि स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु के ट्रैफिक को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर बेंगलुरु जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि करीब 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में आपको कई बार 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। जी हाँ, आपको जानकर अचंभा होगा। जबकि दूसरे शहरों में अगर एनसीआर के अंदर बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में आप करीब ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं। बट बेंगलुरु में केवल 4 से 5 किलोमीटर ही आप कवर कर पाते हो। उसका कारण है वहां का ट्रैफिक। अब देखिए जो सर्कुलर रेलवे है इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये पूरे बेंगलुरु को कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। ठीक है, कैसे? मतलब इस तरीके का रेलवे का जाल बिछाया जाएगा जो कि बेंगलोर के हर एक टाउन को कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे कि आप दिल्ली आते हैं ना, तो दिल्ली में आपको दिल्ली मेट्रो मिलती है। अब दिल्ली मेट्रो आप देख रहे हो, दिल्ली के अंदर हर एक मोहल्ले में लगभग पहुंचने का काम करती है। ठीक है, मतलब हर 1 किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन है। उसी तरीके से आप मान लीजिए, बस ये इंडियन रेलवे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ये जो पूरा सर्कल होगा ये 287 किलोमीटर का सर्कल होगा। अभी तक भारत में सबसे बड़ा इस तरीके का सर्कुलर रेलवे चेन्नई में स्थापित है, और जिसकी लंबाई है 235 किलोमीटर। तो एक बार ये बेंगलुरु वाला सर्कल बन के तैयार हो गया तो ये फिर भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस टाइम पे जो चेन्नई वाला है यही सबसे बड़ा है, 235 किलोमीटर का।
और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इसके पूरे प्लान को एक तरीके से ड्राई रन करने के लिए, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन से पहले पूरी प्लानिंग ड्राई रन हो जाए पेपर पे, उसके लिए 7 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ये कौन है जिनको मिजोरम के गवर्नर के द्वारा अभी हाल ही में एडीसी के रूप में अपॉइंट किया गया है? एडीसी एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं एडीडी कैंप, ठीक है। और ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि गवर्नर को सिक्योर करने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो, आपने देखा होगा गवर्नर के साथ आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी सिक्योरिटी की, ठीक है। तो पहली बार किसी महिला को मिजोरम के गवर्नर के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस में एडीसी की पोस्ट दी गई है। ये कौन है? ये है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी, ठीक है। और मिजोरम के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं हरि बाबू खम्बापति। क्या नाम है? हरि बाबू खम्बमपति। और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा की अगर बात करें, इससे पहले इनकी 3 पोस्टिंग रह चुकी हैं। ये वायुसेना स्टेशन पुणे में भी रह चुकी हैं और बीदर में भी इनकी पोस्टिंग रही है। बीदर कर्नाटक में पड़ता है। और इससे पहले ये आपका बठिंडा में भी थी। ये कौन से इसरो साइंटिस्ट हैं जिनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रेंच सिविलियन अवार्ड जिसे बोलते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये इसरो साइंटिस्ट वी आर ललितांबिका हैं। क्या नाम है इनका? वी आर ललितांबिका। और ये इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इसकी डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत। तो जब ये डायरेक्टर थी उस दौरान फ्रांस और भारत के बीच में स्पेस कोऑपरेशन की काफ़ी सराहना करी गई है, जिसको लेकर फ्रांस सरकार के द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है। ये सम्मान फ्रांस के भारत में जो एम्बेसडर हैं इस टाइम पे, इनका नाम है थेरी मैथ्यू, इनके द्वारा दिया गया है। ये कौन सा मंत्रालय है जिसको भारत सरकार के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास ये मंत्रालय है। भारत सरकार का यह मानना है कि पिछले सत्र में आयुष मंत्रालय वो मंत्रालय है जिसने सबसे बेहतर कार्य किया है। इस वजह से इस ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल दिया गया इस मंत्रालय को। आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध और एच का मतलब है होम्योपैथी। भारत सरकार चाहती है इस मंत्रालय के अंतर्गत कि लगातार जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनका यूज कम किया जाए और होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी इन सभी दवाइयों का यूज ज्यादा किया जाए और सबसे आगे योगा को हम प्रमोट करते रहें। ये कौन सा देश है जो कि पूरे साउथ एशिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया है? मतलब अब इस देश में पूरे तरीके से ये एक कानून है कि सेम सेक्स मैरिज लोग कर सकते हैं। तो ये पहला ऐसा देश बन गया है साउथ एशिया में, नेपाल। और नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। देखिए नेपाल के अंदर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2007 में ही इस चीज़ को मान्यता दे दी गई थी, लेकिन अब ये कानून बन गया है वहाँ पर। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं शुरुआत इनसे हुई है। ये जो पिक्चर में आपको महिला दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये ट्रांस वुमेन है, इनका नाम है माया गुरुंग। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, इनका नाम है सुरेंद्र पांडे। ये गे हैं, ठीक है। तो नेपाल के लामजुंग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अभी हाल ही में लीगली मैरिज कर ली है। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। भूटान की कैपिटल थिम्पू। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। और म्यांमार की कैपिटल नेपिडे। क्या आपको पता है नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ठीक है। भूटान का है आर्चरी। ये कौन है जिनको रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं पुनीत विद्यार्थी। आपसे ये होंगे रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट। और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है विश्वभरन चक्रवर्ती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विश्वभरन चक्रवर्ती। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजस्थान न्यूज़ में भी चल रहा है। विधानसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के। तो देखते हैं इस बार कैसा रहता है पॉलिटिकल सियासी जो महकमा है वो पूरा गर्मा गर्मी में है ही है इस बार। तो राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बताइए। मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों को पता है। और 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन
एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके का बैच भी शुरू हुआ है। मेरी तबीयत अभी एक सप्ताह से खराब चल रही है, जिसकी वजह से केवल अभी इसमें 2 क्लासेस हुई हैं। बिल्कुल नया ही बैच है, तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशल रिकॉर्डेड बैचेस लेना चाहते हैं, जैसे कि केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, केवल साइंस, इस तरीके के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास एग्जामिनेशन में। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।